नमस्कार और आपका एक बार फिर स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत। आज हम इस श्रृंखला में 13वें लेक्चर पर हैं और हमारा फोकस होगा निर्माण उपकरणों का मूल्यह्रास अर्थात डिप्रिसिएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। स्वाभाविक है कि चर्चा डिप्रिसिएशन की होगी और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मात्र एक उदाहरण है। डिप्रिसिएशन किसी भी एसेट का हो सकता है और हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करेंगे। पाठ्यक्रम के मॉड्यूल जिसमें कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो यहाँ दिए हुए हैं और ये हमारी चर्चा निर्माण अर्थशास्त्र इस मॉड्यूल के अंतर्गत है। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है वह है कि मूल्यह्रास की चर्चा निर्माण अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्यों? हम कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर डिप्रिसिएशन की चर्चा क्यों करते हैं? तो आइए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि आधुनिक परियोजनाओं में मशीनीकरण तथा भारी निर्माण उपकरणों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट साइट पर जाएंगे तो बहुत सारी मशीनें आपको दिखाई पड़ेंगी, चाहे वो एक्सकेवेटर हों, चाहे वो क्रेन हों, चाहे वो बुलडोज़र हों, चाहे टनलिंग इक्विपमेंट हों, रेडी मिक्स कंक्रीट को लाने वाले मिक्सर ट्रक हों इत्यादि। उत्पादकता पर प्रभाव तथा कुल लागत उपकरणों के चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उपकरण निर्माण कंपनी के एसेट होते हैं। उनकी बुक वैल्यू समय के साथ बदलती है। इसको अगर हम समझना चाहें तो ये ध्यान रहे कि हम किसी भी कंपनी के जो कैश बुक्स होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें एसेट लिए जाते हैं। अब एसेट कई प्रकार के हो सकते हैं। एसेट कैश हो सकता है जो कि कंपनी के अकाउंट में होगा, उसमें बिल्डिंग हो सकती हैं, ज़मीन हो सकती है और इक्विपमेंट हो सकते हैं। ये सब वह वस्तुएं हैं जिनकी की एक वैल्यू है, जिनको कि बेचकर कुछ कमाया जा सकता है। उनकी वर्तमान वैल्यू क्या है, पहले वैल्यू क्या थी, आगे वैल्यू क्या होगी, वो सब कैलकुलेट करने के तरीके अलग होते हैं और अकाउंटिंग में उनकी चर्चा अधिक होती है। उसका एक बहुत ही सरल सिद्धांत हमको पता होना चाहिए डिप्रिसिएशन समझने के लिए। तो जब हम किसी इक्विपमेंट को खरीदते हैं या कोई कंपनी इक्विपमेंट खरीदती है तो होता क्या है कि उस समय t=0 अगर हम माने तो वहाँ पर कैश दिखेगा, मान लीजिए 10 लाख, और इक्विपमेंट अगर उसका पहला इक्विपमेंट है तो वहाँ पर दिखेगा 0। लेकिन अगर इक्विपमेंट 5 लाख का खरीद दिया जाएगा तब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखेगा? उसमें दिखेगा कैश मात्र 5 लाख रह गया, लेकिन इक्विपमेंट 5 लाख जुड़ गया। तो एक तरीके से यह टोटल 10 लाख के एसेट का रूप बदल गया, उसका कॉम्पोजिशन बदल गया। जो कि मात्र कैश था अब कैश और इक्विपमेंट में बदल गया। प्रश्न ये आता है कि जब इक्विपमेंट 5 लाख का लिया गया तो क्या ये 5 लाख इक्विपमेंट की सर्विस लाइफ में या उसके बाद भी लगातार 5 लाख की वैल्यू ही रहेगी या कुछ बदल जाएगी? इस बात की चर्चा करने के लिए हम डिप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। यह तय बात है कि जो भी इक्विपमेंट या हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो इनिशियल वैल्यू जहाँ पे जो वैल्यू होती है, समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। हम नई गाड़ी लेते हैं, कार, नया हम इक्विपमेंट खरीदते हैं, 5 साल उसको यूज़ करते हैं, तो अगर हम उसको बेचने जाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कितनी कम होती है, किस दर से कम होती है, ये सब हर इक्विपमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। क्या ये वैल्यू 0 हो जाती है? हो भी सकती, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो सिर्फ एक स्क्रैप के रूप में हमको बेचनी पड़ेगी या अपने एसेट बुक्स, अपनी अकाउंट बुक से हटानी पड़ेगी। तो ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जब हम डिप्रिसिएशन की बात करेंगे तो बुक वैल्यू की बात होगी, अर्थात हम उस इक्विपमेंट की यूजफुलनेस या उसकी उपयोगिता की बात नहीं करेंगे। हम बुक वैल्यू की बात करेंगे कि बुक वैल्यू उस इक्विपमेंट की क्या है। हो सकता है कि पूरी सर्विस लाइफ के बाद भी हम उस इक्विपमेंट को प्रयोग में ला सकें,
किंतु उसकी बुक वैल्यू 0 होगी। इन सब चीज़ों का क्या इम्प्लीकेशन होता है, हम उसको कैसे प्रयोग में लाते हैं, वो सब अलग बात है, उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। आज का हमारा ध्यान डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स पर रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और निर्माण के दौरान उपयोग में किए जाने वाले सामान्य उपकरणों की एक तालिका देखते हैं। एक्सकेवेशन और लोडिंग के लिए क्रेन, क्लैम्प शेल, ड्रैग लाइन, बैक हो, पाइल ड्राइवर, शवल इत्यादि तमाम इक्विपमेंट दिए गए हैं। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। बड़े निर्माण कार्य में जो इक्विपमेंट या उपकरण यूज़ होते हैं, इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में दिए गए उपकरणों का मैन्युफैक्चरर कौन है, दुनिया में कितने लोग उस प्रकार की क्रेन बनाते हैं या उस प्रकार का बुलडोज़र बनाते हैं, यह देखिए। और उनकी कॉस्ट क्या होती है, 10 रुपए की होती है कि 10 लाख की होती है, 10 करोड़ की होती है। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम किस तरीके के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के पैसों की बात कर रहे हैं। क्या हम कुछ लाखों की बात कर रहे हैं, कुछ करोड़ों की बात कर रहे हैं, कुछ 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। और उपकरणों में जब निवेश की बात आती है, जब कंपनी ये डिसाइड करती है, ये निर्णय लेती है कि हमको एक बड़ी क्रेन की आवश्यकता है, वो हम खरीदेंगे, उस समय क्या कंसिडरेशंस होते हैं। निर्माण उपकरण बहुत महंगे होते हैं और जब उन उपकरणों को खरीदने की बात आती है तो कंपनियों द्वारा पूंजीगत निवेश की मांग की जाती है, अर्थात कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है। निर्माण के उपकरण बड़ी संख्या में नहीं बेचे जाते हैं। वो मोबाइल फ़ोन की तरीके से नहीं है कि हज़ारों की संख्या में बिक रहे हैं। क्रेन, बुलडोज़र, रेडीमिक्स कंक्रीट के ट्रक या रेडीमिक्स कंक्रीट का प्लांट, वो उस प्रकार से नहीं होते, उस प्रकार से नहीं बिकते। अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी के ऑर्डर देने के बाद उनका मैन्युफैक्चर शुरू होता है या उनकी असेंबली शुरू होती है, तो एक समय लगता है। उनकी सर्विस लाइफ अर्थात जीवन काल के दौरान उनका उपयोग कई साइटों पर किया जाता है। कंपनी ये भी देखती है कि अगर हम आज एक की क्रेन खरीदेंगे तो इस प्रोजेक्ट में जिसमें कि हम तुरंत उसको प्रयोग में लाएंगे, वो प्रोजेक्ट तो हो सकता है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में समाप्त हो जाए, लेकिन इतना बड़ा निवेश क्या हम इसी प्रोजेक्ट के लिए करेंगे या वह क्रेन या वो उपकरण हमें अन्य निर्माण कार्यों में भी सहायता देगा। अगर वो सहायता देगा तब फिर हमें ये देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट से हम उस लागत का क्या प्रतिशत रिकवर करना चाहेंगे और बाकी प्रोजेक्ट से कितना प्रतिशत रिकवर करना चाहेंगे। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए या एक अंदाज़ा लगाने के लिए हम डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। उपकरण की जब लागत या उसकी कॉस्ट की बात होती है तो हम उसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक है कि जो इक्विपमेंट साइट पर आते आते कितने का है या फैक्ट्री में कितने का है। तो इसमें फ़र्क क्या है, जो फैक्ट्री में उपकरण है उसमें परिवहन अर्थात उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, बीमा होगा इत्यादि। तो इस तरीके के खर्चों को जोड़कर साइट पर आने वाले इक्विपमेंट की लागत और फैक्ट्री में उस उपकरण की लागत अलग हो सकती है। तो ये एक छोटा सा डिटेल है, एक विवरण है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी संपत्ति की सर्विस लाइफ में टूट फूट, खराबी और प्रयोग न होने के कारण उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको हम कहते हैं मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। वो इस प्रकार से एक चित्र में दिखाया गया है। इन वैल्यूज़ की, इन नंबर्स की आप चिंता मत करें, यहाँ पर दिए गए ईयर्स की चिंता ना करें, मात्र यह देखें कि शुरू में जो उसकी वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। हो सकता है कि अगर हम इक्विपमेंट को अधिक यूज़ करें तो उसका डेप्रिसिएशन या उसकी जो वैल्यू है वो तेज़ी से कम हो। अगर हम उसको ठीक से यूज़ करते हैं, रख रखाव अच्छा रखते हैं, तो वो आगे तक हमको काम में आ सकता है। काम में आ सकना उपयोगिता की बात है, लेकिन डेप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा वो एक अकाउंटिंग की बात है। हम फिलहाल अकाउंटिंग के परिप्रेक्ष्य से ही इस लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं। कुछ अन्य परिभाषाएं भी देख लें। सर्विस लाइफ यह संचालन में उपकरण के उपयोग की अवधि है। दूसरे शब्दों में खरीद के समय से लेकर बिक्री के समय के बीच की अवधि को हम उपकरण की सर्विस लाइफ कहते हैं।
यह एक वित्तीय परिभाषा है, न कि एक व्यवहारिक परिभाषा। ये बात मैं लगातार आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि व्यवहारिक परिभाषा अर्थात ऑपरेशनल डेफिनेशन अगर हम करते हैं तब तो वो हुई जब तक हम उस इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं। वित्तीय या अकाउंटिंग डेफिनेशन वो हुई जबकि हम डिप्रिसिएशन लेकर के उसको स्क्रैप वैल्यू तक ले जाते हैं। इसमें दोनों में जो फ़र्क है उस पर हम चर्चा उदाहरण के माध्यम से भी बाद में करेंगे। इनिशियल कॉस्ट, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। यह उपकरण के स्वामित्व के लिए आवश्यक पूंजी निवेश है जिसमें खरीद लागत, बिक्री टैक्स, उपकरण को कंपनी के स्टोरेज यार्ड में लाने में शामिल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लगाने तथा इंस्टॉलेशन का कॉस्ट शामिल है। सैल्वेज वैल्यू, ये सैल्वेज वैल्यू क्या है? यह अपने सर्विस लाइफ के अंत में अनुमानित मूल्य है जो कि हमें वह इक्विपमेंट या उपकरण बेचने पर मिलेगा। इसमें आमतौर पर विघटन और हटाने की लागत शामिल नहीं होती है। तो अगर हमारे पास एक साइट है जहां पर हमारा ये इक्विपमेंट है जिसको कि हम स्क्रैप करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो हमको कुछ वैल्यू मिलेगी। अब यह इक्विपमेंट अमूमन एज इज़ वेयर इज़ बेसिस पर बेचा जाता है, अर्थात जो खरीदार है उससे कहा जाता है कि ये इक्विपमेंट जहाँ पर है जैसा है वो आप ले जाइए। उसको भागों में काटना, पीटना, वहाँ से लेकर के जाने की कॉस्ट या कीमत आप द्वारा निर्धारित मूल्य में शामिल होनी चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट, यह मरम्मत और रख रखाव के संचालन में लगने वाली लागत है जिसमें पार्ट्स के प्रतिस्थापन की लागत, श्रम शुल्क और संचालन के दौरान होने वाली तमाम अन्य लागत शामिल है। ध्यान रहे कि एसेट को सर्विस लाइफ के बाद भी उपयोग में रखा जा सकता है। रख रखाव की लागत समय के साथ भिन्न हो सकती है और आमतौर पर जैसे जैसे ये पुराना होता है वह रख रखाव की लागत बढ़ती जाती है। कंज्यूमेबल्स, मरम्मत, ब्रेकडाउन लागत सभी रख रखाव लागत का ही हिस्सा मानी जाती हैं। तो यदि किसी कंपनी को किसी दिए गए वर्ष में महंगे उपकरण को खरीदना या बदलना है तो यह सलाह नहीं दी जा सकती कि उसी वर्ष के मुनाफे या प्रॉफिट से उसको खरीदा जाए। आवश्यक यह है कि एक पूल हो जिसमें कि हर वर्ष कंपनी एक धनराशि डालती जाए और उस पूल में एक उपकरण के सर्विस काल के अंत तक इतना धन इकट्ठा हो जाए कि उस इक्विपमेंट को रिप्लेस किया जा सके या बदला जा सके। ध्यान रहे कि यदि उपकरण वास्तव में सर्विस लाइफ के अंत में खत्म नहीं किया जाता है या उसको हम उसके बाद भी यूज़ करते हैं तो उसका निरंतर उपयोग एक बोनस माना जाएगा। उपरोक्त अवधारणा में मुद्रास्फीति के विचार या समय के साथ उपकरणों की लागत में परिवर्तन को भी उचित संशोधन के साथ हिसाब में लगाया जा सकता है। तो अगर आज एक इक्विपमेंट 5 लाख का है और 4 साल बाद वो कितने का होगा, तो एक सोच तो यह है कि हम 5 लाख को ही मान लें और जो पूल है उसमें उस 5 लाख को इकट्ठा करने के लिए जुट जाएं 5 साल में। दूसरा यह है कि हम ये माने कि वो 5 लाख का इक्विपमेंट 5 साल बाद 6 लाख का होगा, 7 लाख का होगा, तो हम उस पूल में 5 लाख नहीं बल्कि 6 लाख या 7 लाख रुपए इकट्ठा करने की कोशिश करें। तो इन बातों को हम डिप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझकर यूज़ कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन फिर से वही बात है कि किसी संपत्ति कि सर्विस लाइफ में टूट फूट, खराबी और प्रयोग में न होने के कारण मूल्य में जो कमी आती है उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन, और वो इस चित्र में दिखाया गया है। अब हम देखेंगे कि इस डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या मॉडल, कौन से मॉडल ज़्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं। तो उन मॉडल्स में स्ट्रेट लाइन मेथड है जिसमें हम लीनियर डिप्रिसिएशन लेते हैं, सम ऑफ ईयर्स मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। तो आज हमारी चर्चा इन 4 मेथड्स पर रहेगी। तो आइए सबसे पहले लीनियर डिप्रिसिएशन समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड या लीनियर डिप्रिसिएशन में फिक्स्ड कैपिटल की लागत उपकरण के जीवन काल पर समान रूप से बराबर रखी जाती है, अर्थात P माइनस S डिवाइडेड बाई N। यह एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि DT अर्थात वार्षिक मूल ह्रास, एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। देखने से पता चलता है कि P हमारी इनिशियल कॉस्ट है, S हमारी सैल्वेज वैल्यू है और N हमारा
नंबर ऑफ ईयर्स है। अब अगर हम यहाँ से शुरू हुए, हमने P हमारी इनिशियल कॉस्ट थी, S हमारी सैल्वेज वैल्यू थी और N हमारा नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, अर्थात इसकी वैल्यू समय के साथ एक स्ट्रेट लाइन से कम हो रही है। हर वर्ष कितनी वैल्यू कम हो रही है ये हम देख रहे हैं P माइनस S बाई N से, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए ये स्लोप हर वर्ष बराबर होगा, अर्थात डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास भी हर वर्ष बराबर माना जाएगा। जब ये बराबर माना जाएगा तो हमारी जो बुक वैल्यू है वो उस P से कितनी घटेगी। पहले वर्ष में एक डेप्रिसिएशन, दूसरे वर्ष में दूसरा डेप्रिसिएशन, तीसरे वर्ष में 3 डेप्रिसिएशन, इस प्रकार से n वर्षों के बाद इसकी बुक वैल्यू S हो जाएगी। इसको हम कहते हैं लीनियर डेप्रिसिएशन या स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड हम लेते हैं सम ऑफ ईयर्स मेथड, जिसमें कि मूल्यह्रास बाद के चरणों की तुलना में पहले कुछ वर्षों में अधिक होता है। सम ऑफ ईयर्स मेथड का मतलब क्या है कि हम ये कहते हैं कि अगर 4 साल उसका n है, अर्थात सर्विस लाइफ 4 साल है, तो हम 1, 2, 3 और 4, ये 4 साल की सर्विस लाइफ है, इसको हम जोड़ दें, इसका योग हुआ 10। इस 10 में से पहले साल में जो डिप्रिसिएशन होगा वो 4/10, दूसरे साल में 3/10, तीसरे साल में 2/10 और अंत में 1/10, अर्थात 40%, 30%, 20% और 10% की दर से डिप्रिसिएशन लिया जाता है। यह है सम ऑफ ईयर्स मेथड। अगर अब इसी उदाहरण में हम देखेंगे लीनियर डिप्रिसिएशन लेते हैं तो हमारा हर वर्ष 1/4 अर्थात 25% का डिप्रिसिएशन आता है। तो पहले वर्ष में यहाँ पर है 40, 30, 20 और 10, इसकी तुलना में लीनियर डिप्रिसिएशन लगातार 25 होता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि बाद के वर्षों की तुलना में शुरू के वर्षों में जो डिप्रिसिएशन है वो अधिक है। यहाँ पर 40 और 30 है जबकि 25 होता, बाद के वर्षों में 20 और 10 है। ये तो तय बात है कि टोटल डिप्रिसिएशन जो है वो तो कांस्टेंट है। आखिरकार जो वस्तु P में खरीदी गई वो S में जाएगी, तो P माइनस S यह तो कांस्टेंट है। P से S जाने में समय तो फिक्स्ड है, इस केस में हमने 4 साल लिया है। किस दर से जाएगी यह बदल रहा है। लीनियर डिप्रिसिएशन में हर साल 25%, सम ऑफ ईयर्स डिप्रिसिएशन में 40, 30, 20 और 10। इस चीज़ को फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि dt जो एनुअल डिप्रिसिएशन है वो n माइनस टी प्लस 1 समेशन ऑफ i p माइनस s इस प्रकार से होगा। फॉर्मूले की दृष्टि से सम ऑफ ईयर्स डिप्रिसिएशन मेथड जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। उसका एक्सप्लेनेशन और डिटेल डिस्कशन तो हम कर ही चुके हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं सिंकिंग फंड मेथड की। यह मेथड क्या है? इस सोच में धन की एक राशि एसेट के उपयोगी सर्विस काल के दौरान एक सिंकिंग फंड में जमा की जाती है और यह राशि ब्याज अर्जित करती है। उपयोगी सर्विस काल के अंत में इतनी राशि जमा हो जाती है कि उस एसेट को पुनः बनाया जा सकता है या खरीदा जा सकता है, अर्थात उस एसेट को रिप्लेस किया जा सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि सर्विस लाइफ के दौरान हम सिंकिंग फंड मेथड में एक ऐसी राशि, उसको हम ए कहें, एक पूल में डालते हैं हर वर्ष, ताकि इस पूल में अंततः सर्विस लाइफ के अंत में इतना धन इकट्ठा हो जाए कि हम उस एसेट को रिप्लेस कर सकें। अब स्वाभाविक बात है कि जो हम ए इसमें डालेंगे उस पर ब्याज अर्जित होगा, ब्याज की दर हमें माननी होगी। तो आगे बढ़ते हैं और इसको एक फॉर्मूले के रूप में देखते हैं। यह फॉर्मूला हुआ डेप्रिसिएशन इन द ईयर टी। टी में जो मूल्यह्रास है वो ये है,
P माइनस S अर्थात जो प्रारंभिक लागत है और सैल्वेज वैल्यू है उसका डिफरेंस। और ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वही फॉर्मूला है जो कि हमने देखा था इस मॉडल में कि हम एक राशि n टाइम्स निकालते हैं, n वर्षों में निकालते हैं, ब्याज की दर i होती है, तो इसका f, तो यह करने का अंत में परिणाम f अर्थात कितनी राशि जमा हो जाएगी, ये जो फैक्टर था वो इस भाग से मिलता है। ये भाग है ब्याज जो कि हमारे हर इंस्टॉलमेंट A पर अर्जित होता है हर वर्ष। स्वाभाविक बात है कि अगर हम यह A कई बार या कई सालों तक जमा करते रहेंगे तो यह A इतने वर्षों के लिए ब्याज अर्जित करेगा, यह पार्ट इतने वर्षों के लिए करेगा, यह पार्ट इतने वर्षों के लिए करेगा और अंत वाला पार्ट मात्र 1 वर्ष के लिए ही ब्याज अर्जित करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि बुक वैल्यू निकालने के लिए हम उसकी प्रीवियस ईयर, जो उसके पिछले साल की बुक वैल्यू है, उस वैल्यू से यह मूल्यह्रास का आंकड़ा घटा देते हैं, तब हमको इस वर्ष की बुक वैल्यू मिल जाती है। तो ये तो हुआ सिंकिंग फंड मेथड। आगे बढ़ते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में इस विधि में किसी दिए गए वर्ष का मूल्यह्रास एसेट की उस या पिछले वर्ष की बुक वैल्यू को एक निश्चित दर से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। फॉर्मूला अगर देखें तो इस प्रकार से डबल डिक्लाइनिंग मेथड यहाँ पर दिखाया गया है। डबल मतलब यह फैक्टर यहाँ हमने 2 लिया है, यह 2 लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर किसी अन्य फैक्टर से डिक्लाइनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 2/n हो चाहे 1/n हो, हम पिछले साल की बुक वैल्यू से गुणा करके उस वर्ष का मूल्यह्रास निकालते हैं। आप देखेंगे कि यह तरीका मूल्यह्रास शुरू में बहुत तेज़ी से करता है, अर्थात डिप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से होता है शुरू के वर्षों में। और इसमें भी वर्ष टी की बुक वैल्यू BVT पिछले वर्ष की बुक वैल्यू से उस वर्ष का मूल्यह्रास घटाकर प्राप्त की जा सकती है। ये 4 मेथड्स क्या हैं, इस पर तो हमने चर्चा की आज। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे एक उदाहरण लेकर के कि हम इन 4 मेथड्स को, इन 4 विधियों को किस प्रकार इम्प्लीमेंट करते हैं, कार्यान्वित करते हैं और किस विधि से मूल्यह्रास कैलकुलेट करने पर या ज्ञात करने पर कितना अधिक या कम होता है। यहाँ पर दी गई उपयोगी पुस्तकें आपको आज का लेक्चर ही नहीं बल्कि इस मॉड्यूल में कवर हो रहे तमाम विषयों को समझने में सहायक सिद्ध होंगी। नमस्कार, जय हिंद। हम आपसे अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।